हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अनुजा चतुर्वेदी और मैं लाई हूँ आपके पास 4 ट्रिक्स जो कि आपके काम आएगी यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने में। तो अगर आपने पढ़ाई करी हो या नहीं करी गई हो, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं अपने एग्जाम के लिए, तो ये चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको किस चीज़ के लिए, आपका एग्जाम क्लियर करने में। जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स आपके वीक होंगे, कुछ आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इन 5 ट्रिक्स को अपना के आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो होता क्या है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बस कुछ एक टॉपिक होगा जो कि हम लास्ट की एक दिन पढ़ रहे होंगे, लेकिन बाकी सारी चीजों को हमें कौन सी चीज को इस तरीके से देखना है कि लास्ट दिन हमें ये सारी चीजें पढ़े, ताकि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें अपना एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप यहाँ फोटो देख सकते हैं तो ये है काफी सारे ब्रेड की स्लाइसेस। इसमें सिर्फ एक स्लाइस है जो कि क्या किस पे रह सकती है, टॉप पे रह सकती है। आप कितनी ही कोशिश कर लो, क्या नहीं हो सकता है, सारी स्लाइड्स साइमल्टेनियसली टॉप पर नहीं रह सकती है। सेम वैसे ही आप सारे टॉपिक आखिरी डे पर रिवाइज नहीं कर सकते, कोई ना कोई टॉपिक होगा जो कि आप सेकंड लास्ट डे या थर्ड लास्ट डे रिवाइज कर रहे होंगे। तो ऐसे में पैनिक नहीं करिए, ये ट्रिक्स हैं जो कि प्रूवन ट्रिक्स हैं, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, हेल्प रहेगी आपको ये एग्जाम क्लियर करने में। सबसे पहला होता है, हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग है और वीकनेसेस अलग हैं। कई लोगों को थ्योरी टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं और कई लोगों को जो लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आपको कैटेगरी देखनी है कि आपका कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा है, थ्योरी वाला पार्ट अच्छा है या प्रैक्टिकल वाला अच्छा है। अगर आपका थ्योरी वाला अच्छा है तो आप ज्यादा फोकस किस पे कर रहे होंगे, थ्योरी वाले पार्ट पे कर रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलेबस में 10 टॉपिक्स दे रखे हैं और ये 10 टॉपिक में सब में से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि कितने मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो 7 टॉपिक देखेंगे जो कि हम जिसमें हमारी क्या होगी, मास्टरी होगी, जिसमें हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और 3 टॉपिक वो देखेंगे जो हमारी वीकनेस है, यानी कि लास्ट टाइम पे हम सिर्फ उसे ब्रश अप करके जाएंगे ताकि उसके कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें। डन। ये अगर आपकी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो आपका पेपर काफी आसानी से क्लियर हो सकता है। अब क्योंकि 10 दिन ही बाकी हैं, तो आपको आज से ही चालू करने हैं मॉक टेस्ट पेपर देना। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आपकी वीकनेस अगर पहले तक नहीं पता है, या फिर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आपका कौन कौन सी वीकनेस है और कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, इसे पता करने का तरीका होता है कि आप क्या कर रहे होंगे, डेली मॉक टेस्ट ले रहे होंगे। ये जितने भी डेली मॉक टेस्ट होंगे उसमें से आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता पड़ जाएगी और वो टॉपिक्स भी पता पड़ेंगे जिसमें आप वीक हैं। जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं उस पे लगाइए रेड मार्क, और उन रेड मार्क की बनाइए आज ही एक समरी बनाने के बाद डेली सोने के पहले केवल आधा घंटा वो ही क्वेश्चन से देखने हैं। डेली 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 आधा घंटा सिर्फ वो क्वेश्चन से देखने हैं जिसपे हमने क्या लगाया है, रेड मार्क लगाया है। क्योंकि अगर आप 10 दिन तक इस तरीके से मॉक टेस्ट देते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे रेड मार्क लगाएंगे हर पेपर में जो आपके गलत क्वेश्चन हुए हैं, उससे एंड टाइम पर जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होंगे वो आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बन चुकी होगी। डन। दूसरा आता है रिवाइज दिन रेड मार्क्स, यानी कि आपको सोने के कितनी देर पहले, आधा घंटा पहले जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं उन सबको क्या करना है, वापस रिवाइज करना है, उनका आंसर्स याद करने हैं। फिर आता है आपको बनाने हैं क्विक नोट्स, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी ब्रेड की स्लाइस सिर्फ एक ही स्लाइस है जो कि क्या कर सकते हैं, आप टॉप पर रख सकते हो। तो हमारे टॉप पर जो रहेगा वो रहेगा आपके क्विक नोट। तो लास्ट डे पर आप क्या कर रहे होंगे, जितने भी आपके क्विक नोट्स आपने बनाए हैं, टॉपिक वाइज जो क्विक नोट्स बनाए हैं, लास्ट डे पे सिर्फ आप वो रिवाइज करेंगे। क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है जो सब बच्चे कर जाते हैं इस एग्जाम में, वो क्या है, ढेर सारा मटेरियल क्या कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं, और लास्ट के 10 दिनों में उन्हें पता ही नहीं होता है एक्स बुक में से पढ़े या वाई बुक में से पढ़े, कौन सी बुक ज्यादा बेटर है। एक टॉपिक ए इस वाली बुक में से पढ़ते, दूसरा टॉपिक इस वाली बुक में से पढ़ते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसके बनाइए क्विक नोट्स। और क्विक नोट्स अगर आप नहीं बना सकते हैं, अगर आप मुझ जैसे लोगों में से हैं जिन्हें नोट्स बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो आपको मिल जाएंगे क्विक नोट्स काफी अच्छे से गूगल पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। और ऐसे केस में आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, क्विक नोट्स ले सकते हैं। उन क्विक नोट्स को लीजिए और उसमें से क्या करना चालू करिए, याद करना चालू करिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे इन 10 दिनों में रेगुलर क्विक नोट्स याद करेंगे तो वो जो क्रक्स है, हर
टॉपिक का जो क्रक्स है वो आपके दिमाग में काफी अच्छे से रहेगा, और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उसमें आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। इसी चीज के साथ में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लिमिट योर सोर्सेज। आपको क्या नहीं करना है, अब इन 10 दिनों में आपको अपनी बुक्स चेंज नहीं करनी है। सिर्फ एक बुक रखिए और अपने क्विक नोट्स रखिए। बुक लीजिए, उसमें से टॉपिक पढ़िए, जो आपको गड़बड़ लग रही है उसकी क्या बना लीजिए, क्विक नोट्स बना लीजिए, ताकि हम आखिरी दिन पर क्या कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक होनी चाहिए आपके पास में, 10-10 बुक रखने का कोई सेंस नहीं है। अब इसी चीज के साथ में अब से 10 दिन का आपका रूटीन ये होना चाहिए कि आप सुबह दे रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर, और शाम को एक बार क्या करना है, आपको पास्ट ईयर पेपर्स क्या करने हैं, देखने हैं। अब पास्ट ईयर पेपर्स देखने का दो तरीका होता है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है अभी तक, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वो पास्ट ईयर पेपर्स को बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है और फिर भी आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को उठाओ, उनके आंसर्स भी उसी के सामने ले लो, और आप क्या करो, बजाय सॉल्व करने के उन आंसर्स को और उन क्वेश्चंस को याद कर डालो। इससे होगा क्या, दिमाग आपका इस तरीके से ट्रेंड हो जाएगा कि आपको क्या करना रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये आंसर मार्क करना है। तो दिमाग अभी 10 दिन पे हमें उस 11वें दिन की तैयारी करनी है, ताकि दिमाग उसी तरीके से आपका फंक्शन कर रहा होगा। तो कोई जरूरत नहीं है अभी तक पेपर सॉल्व नहीं करें, अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो कोई जरूरत नहीं है पेपर सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस कम करने की। आपको क्या करना है, पेपर के साथ ही आंसर ले लीजिए और उन क्वेश्चंस को और उन आंसर्स को मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन और आंसर आपको लग रहा है कि ये करने में या समझने में टफ लग रहे हैं, तो उसके क्विक नोट्स बना लीजिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट टेक्निक रहती है, और इसकी वजह से क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और क्योंकि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, आपका साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हैं, खुद को काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वाले वीडियो में मैं आपको एंड में बता रही हूँ हर टॉपिक में, यानी कि जो हमारे 10 टॉपिक हैं उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपको सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़कर जाने हैं। तो ये हैं कुछ चीजें जो कि आपको इस प्रेजेंटेशन में मिलेगी। नेक्स्ट आता है सिलेबस। क्योंकि हम जानते हैं इसका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है आपका थ्योरी वाला पार्ट और दूसरा होता है आपका कौन सा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। थ्योरी वाला पार्ट काफी ज्यादा है, जिसमें हम क्या मान सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड मांग सकते हैं, कम्युनिकेशन मान सकते हैं, फिर है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, IT आ जाता है, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट आ जाता है, हायर एजुकेशन आ जाता है। लेकिन इन टॉपिक्स में आपको काफी ज्यादा याद करना होता है। पर अगर मैं एक तरफ तो बोल रही हूँ काफी ज्यादा याद करना होता है, तो भरोसा करो आप सब लोग क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। और क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऐसे केस में आपने पूरे इतने सालों में जितनी भी लर्निंग करी है, वो आपकी लर्निंग, वो कॉमन सेंस काम आएगा इस पेपर में। मैं यहाँ 2 क्वेश्चंस भी बताऊंगी आपको, जो कि आपने आज तक कभी नहीं देखा, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको भले नहीं आते, बट स्टिल आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। कारण क्या है, कॉमन सेंस है। आपको सिर्फ इस तरीके से देखना है कि आम इंसान किस तरीके से देखेगा इस क्वेश्चन को, और कैसे हम एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, इन पेपर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो अपन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर जो हमें स्ट्रेटेजी रखनी है उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना होगा। तो अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो आपके पास जो 4 टॉपिक हैं, जैसे कि रीजनिंग है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये जो 3 टॉपिक हैं ये प्रैक्टिकल है, जिसमें मैथ्स आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीजें आती हैं, और बाकी वाली जो चीज है वो क्या है, आपका थ्योरेटिकल है। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छे हो तो वेल एंड गुड। आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो है वो क्योंकि आपका पहले से ही अच्छा है, आप क्या कर रहे होंगे, एंड टाइम पर प्रैक्टिकल मत करना, आप क्या कर रहे होंगे, थ्योरी पे फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लेंगे और अपना पेपर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
अगर आप जब एग्जाम देने बैठ गए हैं, चलो अपन ने मान लिया हमने 10 दिन अच्छी तैयारी कर ली है, मॉक टेस्ट पेपर कर लिए हैं, पास्ट ईयर पेपर्स कर लिए हैं, क्विक नोट्स बना लिए हैं, जितने भी रेड मार्क वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें भी याद कर लिया है, तो अब ऐसा क्या हो ताकि हमारा एग्जाम में भी वो 3 घंटे यानी कि वो 2 घंटे हमारे काफी अच्छे निकले। तो ऐसे में बोला जाता है सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है यानी कि जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं आपको पेपर करना है 3 राउंड में। पहले राउंड में आप वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि देखते ही आपको क्लिक कर जाते हैं, ठीक है, तो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इजी क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें फर्स्ट राउंड में कर लेंगे। देन उसके बाद आता है आप करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें आपको आते तो हैं पर आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है, जैसे टाइम एंड मैनेजमेंट, टाइम एंड वर्क डन वाले क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन वाले टेबुलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा लेकिन क्या लगेगा इसमें टाइम लगेगा, तो बैठते ही वो क्वेश्चन मत कर लेना क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आपका सेकंड राउंड चल रहा होगा उसमें जब आपको सॉल्व करने वाला टाइम आएगा तब आप उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और थर्ड राउंड में आप क्या कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा डाउटफुल है, जो कि पता है कि भाई ये चीज नहीं आती है पर ठीक है टाइम है अपने को ये चीज ट्राई कर लेनी चाहिए, वो आप कर रहे होंगे आपके थर्ड राउंड में। डन। इसी के साथ आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर जब हम क्या कर रहे होंगे इजी क्वेश्चंस पहले कर रहे होंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होता है अगर 1 मिनट पर क्वेश्चन मानकर चलें तो हमें हर क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लगता है। कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, आपको याद आया आंसर और आपने फटाफट टिक कर दिया है, जैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो जो लोग कहते हैं आइडियली आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर लेना चाहिए, वो वाली ट्रिक यहाँ काम नहीं आती है। पर अगर आप क्या कर रहे होंगे इजी वाले क्वेश्चन जल्दी कर रहे होंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ही क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे, और बाद में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें सॉल्व करने में टाइम लगता है उसके लिए काफी ज्यादा टाइम मिल रहा होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे हम। फिर आता है कंप्रिहेंसिव ट्रिक। अगर आपका रीडिंग सेक्शन आता है और रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स मार्क करने हैं, तो ऐसे केस में मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है रीडिंग सेक्शन को रीड करने का। हाँ आप, मैं एकदम यही सेंटेंस बोल रही हूँ, रीडिंग सेक्शन को कोई जरूरत नहीं है पूरा पैराग्राफ और पूरी सारी चीजें रीड करने का। आप करिए स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन रीड, ठीक है, जो नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 5 में से 2 क्वेश्चन रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद में अब इसमें ये ट्रिक रहती है कि आपको देखना है उसके कीवर्ड्स, क्वेश्चन में क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, और ये देखना है ऊपर वाला यानी कि जहाँ पैरा है उसमें वो कीवर्ड्स कहाँ आ रहा है, उस सेंटेंस को पढ़िए, उसके आसपास का पढ़िए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी ट्रिक ये है कि जनरली होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन बनाते हो, कोई भी पर्सन इन जनरल जब क्वेश्चन बनाएगा वो क्या करेगा, पहले पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन बनाएगा, दूसरे में से दूसरा, तो हमेशा ये चीजें किस में रहती हैं, सीक्वेंस में रहती हैं 90% टाइम पे। तो आप किस तरीके से देख सकते हो, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है तो उम्मीद करिए कि वो फर्स्ट पैराग्राफ में से या फिर स्टार्टिंग की 4-5 लाइन में से होगा। सेकंड क्वेश्चन उसके लगभग आसपास होगा, तो आपको सीक्वेंस पता पड़ जाएगा, पैटर्न पता पड़ जाएगा किस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भले आपने पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ा है तो भी आप अपने क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा, क्योंकि अगर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करने जाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड रहता है। और दूसरा, कई बार हम पैनिक कर जाते हैं कि यार टॉपिक बिल्कुल भी हमारे इंटरेस्ट का नहीं है और स्टिल हम उसे पढ़ रहे हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कोई जरूरत नहीं है हर पैराग्राफ को समझने की, सिर्फ हमें क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढो, उसके आसपास का सेंटेंस देखो, और भले आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन से पता पड़ जाएगा इस चीज का आंसर क्या है। डन। दूसरा आता है मेथड आपका ऑड वन आउट, यानी कि जो चीज एकदम अलग दिख रही है आपका आंसर जनरली वो होता है। अगर आपको ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी ट्रिक करिए एलिमिनेशन, यानी कि क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं तो हम सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कौन सा रिलेवेंट आंसर है, हम क्या देखेंगे, यार इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल इररिलेवेंट है। फिर उसके बाद आप लगाओगे सी को, क्या सी इससे रिलेटेड है, क्या बी इससे रिलेटेड है, और क्या ए
इससे रिलेटेड है। तो जब आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही हो रहे होते हैं। डन। तो ये वाली चीज आपको कहाँ करनी है, जब आप थर्ड राउंड कर रहे होगे पेपर का, जब थर्ड राउंड कर रहे होगे तब आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे होगे और आप ऑड में आउट वाला मेथड यूज कर रहे होगे। डन। फिर उसके बाद आता है, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनिशियली जितने भी आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उन्हें बिल्कुल मत करना। आपको कब करने हैं, वो थर्ड राउंड में करने हैं। फिर आता है एक कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर लिखा होता है ऑल दी अबव। 70% चांसेस होते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑल दी अबव वाला होगा। तो ऑल दी अबव वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा करना, कि सबसे पहले करने की कोशिश करना। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है इसमें क्या हो रहा है, ऑल दी अबव वाला आंसर आ रहा है। तो इन कुछ चीजें हैं जो कि आपको किस में हेल्प करेगी, एग्जाम के दौरान जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये 4 से 5 टेक्निक आपको हमेशा हेल्प करती है। उसके बाद आता है, अगर हम बात करें रीडिंग कंप्रिहेंसिव को, तो क्या करना है, हमें बिल्कुल भी उस वाले पैराग्राफ को रीड नहीं करना है। हमें क्वेश्चन पहले रीड करने हैं और उसके बाद उसके कीवर्ड्स लेते हुए हमें क्या मैच करना है, पैराग्राफ का सीक्वेंस मैच करते हुए हमें अपना आंसर्स देने हैं। आपको अगर अभी पैराग्राफ समझ में नहीं भी आया है और आपको लग रहा है ये पैराग्राफ से रिलेटेड भी नहीं है, तो यूज करना अपनी पास्ट नॉलेज और अपना कॉमन सेंस, यानी कि ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। और अगर आप ये समझ गए ना कि ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया होगा ये वर्ड, तो ऐसे केस में आप ये भी समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका। एक क्वेश्चन करवाती हूँ, एक जैसे अब देखो रीडिंग पैराग्राफ है, रीडिंग पैराग्राफ में आपका पहला क्वेश्चन आया है, क्या, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर वाटर क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है। तो देखो सबसे पहला बोल रखा है ह्यूमन, दूसरा बोल रखा है एनिमल, तीसरा बोल रखा है फिश और चौथा बोल रखा है क्रॉप और वेजिटेबल। तो अगर आप इस तरीके से, दो तरीके का सोचने का तरीका होगा। सबसे पहला, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी कि अगर आपको ये पोयम याद आएगी तो आप क्या बोलोगे कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पानी में ही रहती है और अगर ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो जितनी भी मछलियां हैं वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। और दूसरी बात ये कि मछली पानी को साफ करने का काम भी करती है, तो हमारा पानी ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा गंदा होता चला जाएगा, वो कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप बात करें एलिमिनेशन वाली चीज की, तो एलिमिनेशन वाली चीज में हम क्या देख सकते हैं, ह्यूमन है, आरओ लगा लेगा, प्यूरिफायर लगा लेगा और उससे दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना पानी प्यूरिफाई कर सकता है। लेकिन क्रॉप्स को भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ रहा होगा, फिश को पड़ रहा होगा। ये वाली जो सोचने की टेक्निक है इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। लेकिन कई बार आपको क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्लिक कर जाता है, कई पुरानी पोयम्स की वजह से, कई पुरानी कहानी की वजह से, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, देखिए, असिद्ध इज ए फैलेसी व्हेन द मिडिल टर्म इज। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ही संपट नहीं पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, ऐसे क्या पूछना चाह रहा है। तो अब एक काम करिए, इस क्वेश्चन में जो वर्ड दे रखा है असिद्ध, इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। असिद्ध, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, प्रूव करना, तो असिद्ध करने का मतलब क्या होगा, अनप्रूव करना। तो यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है अनप्रूव करना। ठीक है, तो क्या मुझे इन क्वेश्चन की जानकारी थी, नहीं थी, पर मैंने किस तरीके से सोचा है, हमने अपने पुरानी नॉलेज की वजह से और कॉमन सेंस लगा के वर्ड्स को स्प्लिट करके अगर आप सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा क्या बैठेगा, सही बैठेगा। आप जितने भी नेट टॉपर्स को, जेआरएफ वालों को अगर आप पूछेंगे कि आपने कैसे क्लियर करा, तो वो बोलेंगे कि पेपर ऐसा नहीं है कि हमेशा बुक में से ही आएगा, आपको अपनी क्या यूज करनी है, पास्ट नॉलेज यूज करनी है, आपको अपना आईक्यू यूज करना है। इसलिए लोग काफी आसानी से ये वाला पेपर कई बार क्लियर कर लेते हैं कम मेहनत में, क्योंकि उन्होंने इतने साल काफी अच्छे से क्या करी है, पढ़ाई करी है, या फिर उनका आईक्यू जो है, पेपर सॉल्विंग की टेक्निक्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती हैं।
डन। नेक्स्ट आता है आपको, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ 10 ही दिन बाकी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डेली 2 घंटे पढ़ाई करिए और इस 2 घंटे में 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं 2 घंटे। पहले करना है मॉक टेस्ट पेपर, फिर करना है कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और फिर आपको लास्ट में करना है पास्ट ईयर पेपर्स रात में बैठ के, और सुबह पूरे दिन का जो आपका क्रक्स निकलेगा वो आपको रेड मार्क करके रात में सोने से पहले पढ़ना है। अब इस चीज में देखिए, अगर आपने उठाया है टॉपिक कौन सा, कम्युनिकेशन, तो ये 5 टॉपिक तो आपको कर ही जाने हैं। सबसे पहला आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ये 4 टॉपिक में से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, या फिर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या फिर हम इशारों से ये जो बातें करते हैं, ऐसे बहुत सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन माने जाते हैं। और वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से तरीके के होते हैं, ये बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है और आप अपने जीवन में कई बार इसे यूज करते हैं। बस बुक में जब पढ़ते हैं हमें लगता है ओ इनके वर्ड्स भी होते हैं, तो हमें सिर्फ वो वर्ड्स याद करने हैं। डन। दूसरा होता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हाँ, एक सेकंड, अगर आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो पीके का वो एग्जांपल जरूर याद रखना। यार धरती पे बहुत लोचा है, क्यों, बोले कि यहाँ है ना लोगों के वर्ड्स के साथ में उनके एक्सप्रेशन भी याद रखने पड़ते हैं। बोले एक अच्छे के इतने सारे मीनिंग है, अच्छा अच्छा इसका मतलब ये है कि डाउट वाला अच्छा है, अच्छा ठीक है, ये वाला अच्छा, वाओ अच्छा, ये वाला अलग एक्सप्रेशन है। तो यानी कि हम जब भी बात करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन 70% कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे वर्ड्स जो हैं वो 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इतनी सिंपल सी बात जो आप बुक्स में 5 पेज में पढ़ रहे होंगे, वो आमिर खान ने एक सीन में ही, एक अच्छे में ही बता दी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। तो क्या बोला जाता है, कौन से 4 टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है, फिर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। एक टॉपिक बोला जाता है कि अगर आप व्हाट्सएप पे या रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम क्या नहीं कर पाते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में ये अच्छा के एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, और एक्सप्रेशन नहीं होते तो हम सिर्फ 30% पर खेल रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन है, फोन पर बात कर रही हूँ और इतने ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए बचा हुआ, अगर मैं एक चीज बोल रही हूँ बर्न दिस सीडी, बर्न का मतलब जलाना भी होता है और बर्न का मतलब कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करना भी होता है। तो मेरा सिर्फ वर्ड एक था बर्न, लेकिन इस बर्न का क्या हो गया है, डबल मीनिंग की वजह से, एक ही चीज को 2 मीनिंग की वजह से आपका क्या हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो चाहे आप बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, चाहे आप बात करें रिटन कम्युनिकेशन की, चाहे आप बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, सब में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन बैरियर्स के बारे में पता करना है। फिर आप पढ़ेंगे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, और क्योंकि नेट का एग्जाम आप किसके लिए दे रहे होते हैं, बीइंग ए लेक्चर दे रहे होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कभी भी क्लासरूम में जा रहे हैं तो आपको अपना कम्युनिकेशन किस तरीके से रखना है। एक बात बताती हूँ, सबसे पहली बात तो कोई भी इंसान जब पढ़ा रहा है या अपीयर हो रहा है तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो कि उसकी समझ में आती है, कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल रहती हैं। आपका जो वो कहते हैं ऑरा जो होता है वो इन 3 चीजों से, सबसे पहला है आपका अपीयरेंस, आप किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं, दूसरा होता है कि आपका बिहेवियर, और तीसरा होता है आपका कम्युनिकेशन। पहला अगर मैं बात करूं अपीयरेंस की, तो आपने क्या पहन रखा है, इससे कई बार आप डोमिनेटिंग लगते हो, कई बार आप काफी हम्बल रखते हो। दूसरा होता है बिहेवियर, अगर किसी ने कोई डाउट पूछा और मैंने उसे झाड़ दिया है तो ऐसे केस में कोई भी दूसरा बच्चा मेरे से डाउट नहीं पूछेगा, ये है मेरा बिहेवियर। तीसरा है कम्युनिकेशन, मैं बात करते वक्त कितने क्लियर वर्ड्स यूज कर रही हूँ, क्या मैं लोकल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, क्या मैं गलत तरीके के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ये सारी चीजें आपकी इमेज बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, और ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़नी है, इन टॉपिक्स में पढ़नी रहेगी। फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक एनवायरमेंट। अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, आज के टाइम पे काफी हॉट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि हमें बात करनी है पॉल्यूशन रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की, पीपल इस एनवायरमेंट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें
रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वो कौन कौन सी एनर्जी है, यानी कि कारें आ रही हैं आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो अब इलेक्ट्रॉनिक वाली कार्स आने लग गई हैं, तो आपको उन कार के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनी है, टेस्ला और ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बना रही हैं, तो कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली एनवायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्टार्टिंग में जी के भी है और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि क्या गवर्नमेंट ऐसी कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन से टैक्स रिडक्शन देती है, रिबेट देती है, जिसके कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। फिर आता है नेचुरल हैजर्ड क्या क्या है और मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, अर्थक्वेक को कैसे रोका जा सकता है, वोल्केनो को कैसे रोका जा सकता है, अगर कहीं लैंडस्लाइड हो रही हैं तो उन्हें कैसा रोका जा सकता है। कॉमन सेंस है, अगर जहां जहां जगहों पे, जैसे आप जितने भी पहाड़ी एरिया देखेंगे वहां क्या होता है, आपको घर बनाने के लिए लाइसेंस लेना होता है। कारण क्या है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप घर बना दोगे तो लैंडस्लाइड ज्यादा होंगे। ये चीज बद्रीनाथ केदारनाथ में दिखा चुके हैं कि बहुत ज्यादा उन लोगों ने क्या करा था, पहाड़ पे बहुत ज्यादा लॉजिंग और बोर्डिंग वाली चीजें कर दी थी, यात्री कैपेसिटी से ज्यादा आने लग गए थे, तो क्या करा गया, ये वाली चीज आपके लैंडस्लाइड को और ज्यादा फास्ट कर देती है। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल हैजर्ड्स हैं जो कि हमारे धरती पे रहते हैं और हम इसे किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है आपकी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप, क्योंकि हम आगे एजुकेशन फील्ड में ही जाने वाले हैं, तो ये 6 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंशिएंट इंडिया में किस तरीके की पढ़ाई हुआ करती थी, गवर्नमेंट की आज के टाइम पे रिलेटेड टू एजुकेशन क्या क्या स्कीम्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। इवन हमने डेफिनेशंस चेंज कर दी है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। ये जो टाइम है, पहले जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी वो आपकी 3 साल है, पर अब क्या कितनी है, 6 साल वाली है। तो ऐसे में आपको सारी स्कीम पता होनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इन 10 दिन में कवर करना ही करना है। फिर है आज के टाइम पे जब आप एजुकेशन दे रहे हैं तो किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्टून्स का और बाकी स्लाइड्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फिर आता है आपका वैल्यू एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंसान का IQ अच्छा नहीं होना चाहिए, उसमें क्या बिल्ड करना है, वैल्यू सिस्टम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका वो क्या कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा क्या सिखाने हैं, एथिक्स बहुत अच्छे से सिखाने होंगे। अगला आता है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, यानी कि आपको याद करना है कि आप मेडिकल में जा रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कौन से हैं, अगर आप इंजीनियरिंग है तो उसके कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, संस्कृत वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, आपके लोकल लैंग्वेज वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। ऐसे हर तरीके के इंस्टीट्यूट के आपको क्या पता होने चाहिए, टॉप 10 पता होने चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट है जो कि आप क्या कर सकते हैं, इन फील्ड में काम करते हैं। आपको पता है सोशल एजुकेशन से रिलेटेड भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। डन। फिर आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट स्कीम और न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार गो थ्रू करके जाना, ना सिर्फ गो थ्रू करके जाना बल्कि लास्ट दिन पे इसकी से रिलेटेड जरूर पढ़ना। ठीक है, इन 10 दिन में तो पढ़ना ही सही एक दिन, लेकिन लास्ट दिन भी पढ़ना है आपको। फिर आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये 5 टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो प्लीज बी एथिकल, यानी कि आपको रिसर्च के एथिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपकी रिसर्च के बिहाफ पे ही अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज और अलग अलग तरीके की स्कीम्स डेवलप होती है। अगर आप गलत रिसर्च करेंगे और उसमें आप एथिकल नहीं रहेंगे तो वो आगे की 10 साल होते हैं उन्हें काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं, बैक टू बेसिक्स वाली चीजें आती हैं कि हम वापस अपने पुराने टाइम में जाने लग गए हैं। पहले बोला जाता था पेस्टिसाइड्स अच्छा है, इंसेक्टिसाइड अच्छा है, खूब खेत में डालो, लेकिन बाद में पता पड़ा कि भाई ये एक मेजर कारण है कैंसर का। तो जिस इंसान ने ये बोला होगा कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा है, ये रिसर्च किस में काम आई, ये रिसर्च काम आई आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लोगों ने खूब अच्छे से पेस्टिसाइड बनाए, सरकार ने भी क्या करी, अपनी पॉलिसी इस पे बनाई, पर वो ही चीज आपके लिए आज क्या कर रही है, नुकसान दे रही है, कैंसर का
कारण बन रही है। तो आप में क्या होना चाहिए, रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। रिसर्च मेथोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से मेथड हैं जो कि रिसर्च में काम आते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती है, आपको थीसिस किस तरीके से लिखने हैं, और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं रिसर्च में। फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आपकी टीचिंग फील्ड रहेगी तो अलग अलग तरीके होते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के, आपको वो पता होने चाहिए। फिर है नेचर ऑफ टीचिंग क्या रहेगा, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि टीचिंग में इफेक्ट करते हैं, इवेल्युएशन सिस्टम, हम आज के टाइम पर बोलते हैं कि है ना वो 8th तक की पॉलिसी है ना कि 8th तक सब बच्चों को पास करना है, तो क्या ये एजुकेशन सही है, ये एजुकेशन इवेल्युएशन सिस्टम सही है। पहले बोला जाता था कि पेपर में इतना ज़्यादा क्या करा जाता है, मार्क्स को इतना ज़्यादा फोकस करा जाता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो कि हम क्या कर रहे हैं, मारते जा रहे हैं। तो इवेल्युएशन सिस्टम इस तरीके से पढ़िए कि कौन कौन से इवेल्युएशन सिस्टम्स होते हैं, क्या हमें ग्रेडिंग पे जाना चाहिए या मार्क्स पे जाना चाहिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपको इनिशियली डालने हैं। जैसे आज के टाइम पे काफ़ी हॉट टॉपिक ये रहता है कि बच्चों को फाइनेंस पहले से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, इवन लोग जॉब करने लग जाते हैं और वो अपना फाइनेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी किस में आ रही होंगी, इवेल्युएशन सिस्टम में आ रही होंगी। हमें किस हिसाब से बच्चों को जज करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हैं या नहीं है। फिर आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अच्छे टीचर सिर्फ तब बन पाओगे जब आप क्या कर पाओगे, बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो हमें उनका माइंडसेट पता होना चाहिए बच्चों का। तो ये आता है आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर आता है टीचिंग एड्स, एड्स का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं पढ़ाने में। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं जब भी आप क्या करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे। आज के दिन में जैसे आपने रिसर्च उठा दिया और टीचिंग उठा दिया, तो ये रिसर्च के 5 पॉइंट पढ़ लेना और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के ये 5 चीज़ें पढ़ लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, तो अगर आपको इस तरीके के बंदे हैं, प्रैक्टिकल वाले काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है, आपको इंडियन लॉजिक्स पढ़ना है, आपको एनालॉजीज पढ़ना है, डिडक्शन एंड इंड्यूशन ऑफ रीजनिंग पढ़ना है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ना है। ये कुछ बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, इसके बिहाफ पे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो आईटी वाले सेक्टर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ आईटी पे चल रही होती है, तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। जैसे मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, लेन क्या होता है, ठीक है, वैन क्या होता है, www का फुल फॉर्म कौन है, फेसबुक आज की तारीख में कौन कौन सी कंपनीज को लेकर बैठा है, यानी कि व्हाट्सअप किसको, कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है, आपका कमर्शियल व्हाट्सअप कौन सा है, आपका पर्सनल व्हाट्सअप कौन सा है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ईमेलिंग क्या होती है, वायरस, जो कि आज के टाइम पे क्योंकि हम आईटी का नया एक्ट बना रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, आईटी में काफ़ी ज़्यादा हमें क्या करने की ज़रूरत है, आईटी एक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये इंप्रूवमेंट क्या होने चाहिए, ये आपको कहाँ पता पड़ेगा, वायरस रिलेटेड क्वेश्चन से। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, दूसरे के नेटवर्क में क्या भेज सकते हो, वायरस दे सकते हो, और प्लस उससे डेटा इंटरप्रेट एंड डेटा ले सकते हो। सोशल मीडिया पे कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, किस चीज़ के ऊपर किस चीज़ के ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि याद करो फेसबुक में एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर कोई भी आपने गलत पिक्चर देखी है, ये गलत तरीके की चीज़ लग रही है। फिर आता है जनरल एब्रीवेशन पता होने चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पढ़ना है, टेबल रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो जिस दिन आपका माइंड जो है बहुत शांत हो, उस दिन आप करेंगे 2 तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग वाले, और दूसरा जो है आपका वो क्या कर रहे होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। एक दिन बैठना और इसी तरीके के क्वेश्चन कर डालना, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे होंगे टेबल रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे, बायोग्राफ के क्वेश्चन कर रहे होंगे, पाई चार्ट के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और मैथ्स की
रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क वाला काम है, टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस आप एक साथ बैठ के करिए। फिर इन्हें तो करिए ही करिए, भले आपका टॉपिक्स आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट स्टिल आपको क्या करना है, ये 4 टॉपिक तो कर ही जाने हैं। इन सब के अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड हो चुका होता है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, माय फेवरेट टॉपिक। आपको इसमें करने हैं ये 4 टॉपिक, ब्लड रिलेशन यानी कि कौन किसकी बुआ है, भतीजी है, वो वाले क्वेश्चन जो कि आप फ्लो चार्ट से काफी अच्छे से बना सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आपका ब्लड रिलेशन वाली चीज आ रही है, ट्रिक सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट से आपको डिराइव करना है आंसर। फिर आता है, और फ्लो चार्ट में भी मदर के लिए यूज करना रेड पेन और फादर के लिए यूज करना आप कौन सा पेन, ब्लू पेन। सिर्फ रेड और ब्लू करने की वजह से ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, एकदम क्लियर आ जाएगा। फिर आता है डिस्टेंस और डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस, ये भी आपको पेन पर फॉलो करते हुए चार्ट बनाते हुए करना होगा। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन जहां आपको देखना है कि 6th पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, 7th पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। फिर आएगा आपको मैथ्स के क्वेश्चन जहां आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, नंबर सीरीज करने हैं, हाँ नंबर सीरीज करने हैं, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं। और इन सब के बाद आखिरी में आपका टॉपिक आता है रीडिंग, क्योंकि हम जानते हैं रीडिंग ऑफ कोर्स अनसीन पैसेज रहेगा आपका, और क्योंकि वो अनसीन पैसेज है तो बताई थी ट्रिक, आपको क्या करना है, रीडिंग में रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको नीचे क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट ऊपर ही आपको सीक्वेंस में ही क्या मिल जाएंगे, उससे उस कीवर्ड से रिलेटेड सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। तो ये थी कुछ चीजें, ये थी कुछ जानकारी, आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी और आपका एग्जाम काफी अच्छा जाए। इस यूजीसी नेट से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट हो या किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप कहाँ लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।